नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9। हम आ चुके हैं यूट्यूब पर लाइव। ये लाइव सेशन होगा जहां पर आपसे हमारी बात होगी इतिहास के में आधुनिक भारत के बारे में। अब तक आपने एक हल्का सा ब्रेक लिया, एक दिन की आपने रक्षाबंधन की छुट्टी ली। उस रक्षाबंधन के बाद आप एक नए जोश के साथ वापस आए हैं। हमें ये बात काफ़ी अच्छी लगी। नया जोश होगा आप लोगों में, नया जुनून। जिस जोश के साथ वापस आए हैं उसी चीज जोश के साथ आप हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम समरी करवा देना चाहते हैं। समरी किसकी? समरी वही जो अब तक आपने पढ़ा है, जो हमारे टॉपिक से रिलेट करता है। हमने जिस बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो था अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। और विस्तार में अंग्रेजों ने अब तक किनको किनको जीता, इसकी हमने चर्चा की थी आपसे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वो किस तरह से कर्नाटक का विजय करते हैं। कर्नाटक विजय के दौरान वो कितने युद्ध लड़ते हैं, और आपको हमने ये भी बताया था कि वहाँ पे कौन कौन सी संधियाँ होती हैं। याद दिला दें आपको, कर्नाटक युद्ध के समय ये कुल 3 वार करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फाइनली पेरिस की संधि होती है, और इस पेरिस की संधि के कारण जो फ्रांसीसी थे उन पे रुकावट लगती है, और वहाँ पर अंग्रेज वो कर्नाटक वाला क्षेत्र विजय करते हैं। ये कर्नाटक के बारे में हमारी बात हुई थी। कर्नाटक के बाद हमारी जो यात्रा पहुंची थी वो पहुंची थी बंगाल पर। और जब बंगाल पे हमारी बात हुई थी तो बंगाल में हमने 2 महत्वपूर्ण वार के बारे में बात किया था आपसे। एक था प्लासी। प्लासी कब हुआ था? प्लासी हुआ था 1757 में। और प्लासी जो एक छद्म युद्ध था, लेकिन उसी छद्म युद्ध की पुष्टि करते हुए आगे एक वार होता है ठीक 7 सालों बाद। वो होता है 1764 का बक्सर युद्ध। इस बक्सर की युद्ध ने ये पुष्टि कर दी कि भारत में किनका साम्राज्य होगा और किनका अंत। कुछ लोग प्लासी के युद्ध को आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं, लेकिन यह तार्किक रूप से सही नहीं है। इसकी कभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे हमारी बात हुई थी आपसे द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन पे हमारी चर्चा आपसे हो चुकी है कि कैसे डायरकी थी, कैसे जो नवाब हुआ करते थे वो केवल निजामत का काम देख रहे थे, और जो राजस्व का काम था वो देख रहे थे अंग्रेज। ये जो टोटल ये काम चला था द्वैध शासन का, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि 1765 से लेके 72 तक चला था। जब तक रेगुलेटिंग एक्ट 73 का नहीं आ जाता तब जाके समाप्त होता है, और इसकी भी हम आपसे डिटेल में बात किए थे। और यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि इस समय द्वैध शासन के समय जो नवाब था उसका नाम था नजमुद्दौला। यहाँ तक इसके पहले हमने एक ट्रीटी की बात की थी जिसे हमने नाम दिया था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में 3 लोगों के साथ समझौता हुआ था। हमने बताया था जो बक्सर में तीनों शामिल थे। पहला अवध के नवाब, दूसरा मुगल बादशाह और तीसरा बंगाल। हाँ, अवध के नवाब मुर्गे लड़ाने में बड़े मशहूर हुआ करते थे। वो मुर्गे बहुत लड़ाया करते थे, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे मुर्गा ही बन गए थे वो, कि सारी जो मैक्सिमम पेनाल्टी लगाई गई थी कि अवध के नवाब पे लगाई थी। अब परिणाम क्या हुआ अंग्रेजों का आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने कर्नाटक जीता, बंगाल इनके कब्जे में, अब अवध इनके हिस्से में, मुगल इनके हिस्से में। बक्सर न सिर्फ ये राज्य का युद्ध हुआ, बल्कि ये अवध को भी समेट लिया और मुगल को भी अंतिम रूप से समाप्त कर दिया यहाँ पर। अब देखिए जो अप्रतिस्पर्धा बची, इसके बाद इनका जो रुख हुआ था, हमने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण राज्य मैसूर की तरफ इनका रुख हुआ था। इन्होंने मैसूर में 4 लड़ाइयाँ लड़ी, प्रथम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने बताया यहाँ पे प्रथम में हैदर अली लीड करता है और जीतता है। दूसरे में हैदर अली और टीपू लड़ते हैं, यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु होती है। और तीसरा चौथा फाइनली हैदर अली हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हो जाती है। समय है 1799 का। और ये हर एक में हमने टॉप को संधि बताई थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये आपको महत्वपूर्ण था। ये संधि में आपको ये भी जानना था कि कैसे कैसे किस क्षेत्र को कहाँ का कहाँ से दिया था, कैसे डिंडीगुल, मालाबार
और 12 महल को अंग्रेजों ने ले लिया, तुंगभद्रा के पास का क्षेत्र मराठा को दे दिया, और जो कृष्णा और पेन्नार का क्षेत्र था वो हैदराबाद के निजाम को दे दिया। यहाँ तक हमने बात की। अब आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हमारी बात हुई थी आपसे मराठा वार पर, कि मराठाओं को कैसे वो कब्जा कर रहे हैं, कि जो मराठा थे उन मराठा को कैसे वो अपने क्षेत्र में ला रहे हैं। तो इसके लिए वो मराठा का युद्ध आपको हमने बताया था। इसमें हमने आपको 3 युद्ध बताए थे, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय, तृतीय। इन तीन मराठा युद्ध में एक चीज महत्वपूर्ण थी। एक थी आपको हमने 2 संधि बताई, एक सालबाई की संधि थी जिन्हें आपको जानना था, सालबाई की संधि, जिसके कारण आप देखा हमने बताया कि जो प्रथम मराठा युद्ध है उसका अंत होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज और हमने बताई थी आपको, एक हमने बताई थी वसीन की संधि। ये कारण बना था द्वितीय मराठा युद्ध का, इसकी भी हमने डिटेल से बात की थी। तो ये चीजें आपको यहाँ तक अब तक हमने कवर की हैं। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे तो हम आज बात करेंगे आपसे क्या, जब हम टॉपिक पहले नोट कर देते हैं, हम बात करेंगे एंग्लो अफगान युद्ध पर। उसके बाद दूसरी चीज हम बात करेंगे एंग्लो सिंध पर, और तीसरा आज ही हम चर्चा कर लेंगे एंग्लो पंजाब पर, यानी सिख। इन 3 टॉपिकों को आज हम देखेंगे, जिसमें से आप देखिए तो ये जो 2 टॉपिक हैं बड़े ही छोटे छोटे हैं, यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसे हम बताएंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपको इसलिए बैकग्राउंड फ्लैशबैक पे इसलिए ले गए कि जिससे आप एक दिन जो गैप किया, जो रक्षाबंधन के त्यौहार में आपने रेस्ट लिया, कई चीज़ें आपसे थोड़ी बहुत मिस तो नहीं हो गई। तो इसलिए एक बार फिर हम आपको बांधे हैं उस टॉपिक से। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, अब देखिए हमने बताया कि ये विजय हो गया, ये विजय हो गया, यहाँ में क्षेत्र तीनों हो गया, आंग, मराठा, मैसूर, कर्नाटक गीता, यहाँ नवद हो गया, बंगाल हो गया, मुगल हो गया। बचा कौन सा क्षेत्र भाई? बचा ये दक्षिण भारत पूरा हो गया, उत्तर भारत का मैक्सिमम क्षेत्र हो गया, कुछ छोटी छोटी रियासतें बची हुई थी, उन्हें अभी विलय की संधि के साथ शामिल कर लेंगे, उसकी अभी हम बात करेंगे। अब बचे हैं सिख, अब बचे हैं पंजाब, अब बचा है आपका कौन सा, अफगान वाला हिस्सा। तो आइए हम बात करेंगे आंग्ल अफगान युद्ध की। आंग्ल अफगान युद्ध की बात करने से पहले आपको एक चित्र दिखाएंगे जी। आप मैप देखिए, पहले आप उस समय की स्थिति, इस कंडीशन को समझिए कि आंग्ल अफगान युद्ध का कारण क्या हो सकता है। एक महत्वपूर्ण रीजन था नेपोलियन। नेपोलियन अपने विस्तार की महत्वाकांक्षाओं की वजह से लगातार आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज उससे डरे हुए थे, चाहे यूरोप में हो चाहे भारत में। उन्हें लग रहा था कि नेपोलियन अगर भारत पर अटैक करता है तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, हमने आपको अवध वाले क्षेत्र में बताया था, बफर स्टेट। तो एक राज्य को बफर स्टेट के रूप में रखना चाह रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण जो रूस था, ये आपको रूस, उस आज का रूस और तब के यूएसएसआर बोलते थे, इसमें बहुत बड़ा अंतर था। यूएसएसआर ये जो संयुक्त रूस है, ये कई देशों का समूह हुआ करता था, और उसकी सीमा अगर आपको दिख रही होगी तो ये आप यहाँ पे देखें अफगानिस्तान तक पहुँच रही थी। उसमें आप ये भी देख लें कि आपको मिलेगा कि उसमें मध्य एशिया पूरा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब जो देश हैं ये सब उसी में शामिल थे। आज ये टूट कर अलग हो गए हैं। अभी हम आपको एक मैप दिखाएंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे अलग हुए हैं। आप देख ले मैप, ये मैप आपको दिख रहा होगा। आप देखिए ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो ये रेड वाला हिस्सा है ये पहले यूएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर। लेकिन उसके अंदर कितने देश बने देखिए, ये 4 देश मध्य एशिया के निकले। नीचे कौन कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और ऊपर एक कजाकिस्तान। ये 5 मध्य एशिया के देश निकल गए उससे। फिर कौन निकला, आप देखिए यहाँ पे जॉर्जिया निकला, यहाँ अजरबैजान निकला, यूक्रेन निकला, बेलारूस निकला, यानी बहुत सारे देश। मैं आपको एग्जाम्पल देना, सबको लिस्ट नहीं देना चाहता। तो अब देखिए जो यूएसएसआर हुआ उस समय का, उसकी सीमा अफगानिस्तान से लग रही है।
और पाकिस्तान ये वाला हिस्सा भारत हुआ करता था। भारत तक अंग्रेजों की पहुंच थी। अब यूएसएसआर से एक विचारधारा पनप रही थी जिसका नाम था साम्यवाद या समाजवादी विचारधारा। इस साम्यवाद का प्रचार हो रहा था। देखिए, उस समकालीन विश्व में दो विचारधाराएं बड़ी तेजी से फैल रही थी। वो कौन कौन सी हैं? दो विचारधाराएं उसमें चल रही थी। एक तरफ था समाजवादी या साम्यवादी और दूसरी तरफ था उदारवादी या पूंजीवादी। देखिए, जो उदारवादी विचारधारा थी, ये इस विचारधारा को लीड कर रहे थे ब्रिटेन के लोग, और साम्यवादी विचारधाराओं को लीड कर रहा था यूएसएसआर यानी रशिया। अब हुआ क्या? दोनों जहां पर इनकी सीमा टकराएगी वहां पर विचारधाराओं को लेकर युद्ध होना तय था। ये अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए दूसरे देशों में फैल रहे थे, ये अपनी विचारधारा को, और दोनों एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे जो साम्यवादी लोग थे, इनकी जो विचारधारा थी, इनमें आक्रामकता बहुत ज़्यादा है। ये विचारधारा बहुत तेज़ी से फैल रही है और फैलने के लिए ये कई अपने विचारधारा या कई रणनीति का यूज करती है। तो अंग्रेज बड़े सहमे हुए थे, उसमें बड़े डरे हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में यही बैकग्राउंड था कि आपको यहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेजों को जिस यूएसएसआर का डर था कि कहीं यूएसएसआर वाले भारत में भी साम्यवाद का विस्तार न कर दें इस वाले क्षेत्र में, और अगर साम्यवाद का विस्तार होता है तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। अभी उनके पांव जम ही रहे थे। तभी आप देखेंगे कि इससे भागने के कारण बन सकता है। ये कारण नेपोलियन था दूसरा ये, और तीसरा, अब ये दो कारण से लगातार वो डरे हुए थे। अब इसी समय वो चाहते हैं अपने आप को सुरक्षित करना। किससे? दोनों फैक्टर से, एक नेपोलियन से, दूसरी यूएसएसआर से। इसी वजह से ये सबसे पहले करते हैं अफगानिस्तान पर आक्रमण। और जब अफगानिस्तान पर आक्रमण करते हैं तो अफगानिस्तान में आप देखिए, अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं वो बड़े ही लड़ाकू होते हैं। आप इससे देख सकते हैं यहाँ पे उनकी जो प्रकृति होती है, बड़ी लड़ाकू प्रकृति की होती है। आज तक जो अफगानिस्तान में फंसा है उनको अफगान वाले बड़ी बुरी तरह से हराए हैं। ये इनका पैटर्न बहुत पुराना चला आ रहा है, चाहे यूएसए हो, अमेरिका हो, चाहे यूएसएसआर हो या फिर अंग्रेज हो। जिसने भी यहाँ पे घुसने की कोशिश की है वो बहुत बुरी तरह से फंसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई जनजातियाँ हैं और इन जनजातियों की जो प्रकृति है क्या, ये लड़ाकू हैं। ये लड़ाकू हैं यानी ये युद्ध करने में बड़ी महारत इनको हासिल है। और ये कौन सा युद्ध करते हैं? ये प्रॉक्सी वार करते हैं, छद्म युद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? आप अटैक करने आएंगे एकाएक छुपके से, ये आपको देखेंगे, कहीं से आएंगे मार के, फिर वहीं पहाड़ियों में छुप जाएंगे। आप देखेंगे ये रेगिस्तानी वाला इलाका बहुत ज़्यादा है, कुछ पहाड़ियाँ भी यहाँ पे हिंदू कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, और वहाँ पे मार के धीरे से छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। जब तक अंग्रेज संभलते हैं तब तक दूसरा गुट आता है, फिर वो अटैक कर देता है इनके ऊपर। तो इससे अंग्रेजों को बड़ी असुविधा हुई। और जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्होंने किया, पहली बार जब अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किया तो अंग्रेजों को बड़ी बुरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से पराजित हुए। ये समय था 1839 से लेकर 42 के बीच में। इन 3 सालों के बीच अंग्रेजों की जो हालत हुई, उन्हें लगा कि हमें तो अफगानिस्तान जीतने में ना कोई चने चबाने पड़ सकते हैं। तो वो वहाँ से वापस आ गए पहला वार करके। और जब पहला युद्ध करके वो वापस आ रहे हैं तो समय था कौन सा? 1839 से लेकर 42 तक चला। 42 में जब ये वापस आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से वापस आते समय रास्ते में पड़ता है सिंध, ये वाला इलाका। ये था कौन सा? सिंध का इलाका। एक तो इनका मोराल टूटा हुआ था, लगातार ये हारे हुए थे। अपनी हार को छुपाने के लिए ये काम करते हैं। एक कहावत आपने सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कि अपनी हार से ये खुद शर्मसार थे, डरे हुए थे। उसकी वजह से ये आते हैं, जो सिंध वाला इलाका है, उस सिंध वाले इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में
लूटमार करते हैं। और ये लूटपाट जो इनकी होती है, लूटपाट की वजह से जो सिंध के अमीर थे, अच्छा सिंध के अमीर क्या थे, ये अंग्रेजों के सपोर्टर ऑलरेडी थे, ये अंग्रेज सत्ता को पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आते हैं और बड़ी बुरी तरह से यहाँ पे लूटमार करते हैं और सिंध को जीत लेते हैं। सिंध को जीतने की तो बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पहले से उन्हीं के साथ थे। तो ये कहावत हो गई कि साढ़ू से ना जीते तो सढ़वाइन से बदला लें। बिल्कुल वही, यानी कहने का मतलब हम यहाँ नहीं जीत पाए तो हम आकर उसके बगल में जो कमज़ोर है उसको मारेंगे। ये कुछ ऐसे हुआ कि अगर कोई ठाकुर जी हैं, इनका एक ठाकुर जी से युद्ध हुआ और रास्ते में आ रहे थे, एक किसी वंचित वर्ग का घर था, किसी निम्न कोट के, किसी निम्न जात के लोगों का घर था जो काफ़ी वंचित हैं। तो यहाँ से आते जब ये हार हैं तो इससे झगड़ा करके इसको मार दिए और इसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया कि जो वंचित वर्ग था, जो अक्षम था, जो गरीब था, उसे मार के आ रहे हैं आप। कोई भी जात हो सकता है, ठाकुर ही हो सकता है कोई गरीब रहा हो। तो ऐसे आप देखेंगे यही काम अंग्रेजों ने किया वहाँ पर कि जब आंग्ल से पहला बार बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं तो आते समय वो सिंध पर अपनी भड़ास निकालते हैं और सिंध को जीत लेते हैं। समय कौन सा था? 1843, क्योंकि 1839 से लेकर 42 तक तो पहले बार में फंसे थे। वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो उन्होंने जीत लिया इसको। यहाँ तक बात है स्पष्ट? यानी आपको ये दोनों एक साथ ओवरलैप कर रही है। कौन सी? आंग्ल मराठा युद्ध और सिंध का विलय। और सिंध का जो विलय कर रहा था और उसका जो लीडर था वो था चार्ल्स नेपियर। अच्छा, इस समय किसका था? ये था एलन का समय, ध्यान रखिएगा। एलन का समय था, लेकिन जिसने विलय किया था वो चार्ल्स नेपियर था। कारण क्या था सिंध के विलय का? सिंध के विलय का कारण था अफगानों से हार। दूसरी चीज थी कि ये क्षेत्र जो आप देखेंगे, ये क्षेत्र है पंजाब के सटा हुआ हिस्सा। पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में नदियां हैं। नदियों के कारण यहाँ की जो भूमि है बड़ी उपजाऊ होती है, और जब भूमि उपजाऊ है तो वहाँ से राजस्व उनको मिला और लूटपाट करके ज़्यादा धन लिए। इससे उनके जो उनकी क्षति थी युद्ध में अफगानों से हार में, उसकी भरपाई हो सकी। यह हो गई सिंध की विलय की कहानी। अब आइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया और यहीं पर उन्हें नीति लाई आक्रमणत्मक नीति। एक नीति है, इसकी हम चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही याद रखें, ठीक है। उसके बाद दूसरा मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ये पहले की कहानी 43 तक की बात हो गई। अंग्रेज थोड़ी देर इनको लेके शांत रहेंगे, लेकिन अब द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध होगा उस समय होगा 1878 का। 1878 में एक बार फिर अंग्रेजों ने अफगानों की तरफ रुख किया। इस बार भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली, सफल नहीं हुए। पिछली बार तो इतनी बुरी तरह से हारे थे, मुंह के बल गिरे थे, लेकिन इस बार जीत तो नहीं पाए इस बार भी। और लेकिन उन्होंने एक चीज करने में सफलता प्राप्त की। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं काबुल में इन्होंने अपना एक दूतावास खोल दिया, एक दूतावास खोला और इतनी सफलता इनको मिली कि इस दूतावास खोलने को उन्होंने एक ट्रीटी कर ली, संधि कर ली कि जो अफगानी लोग होंगे, जो अफगानिस्तान होगा, ये अगर रसिया से कहीं हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो आप या तो न्यूट्रल रहेंगे या रसिया का साथ नहीं देंगे। ये उन्होंने बात नहीं कि आप मेरा साथ दीजिए, उन्होंने ये कहा कि आप रूस का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनसे सटा हुआ था। यानी एक चीज को लीड हो गई, को बफर स्टेट बनाने में सफल हो गए। अब इसको उन्होंने अफगानिस्तान को क्या कर लिया? बफर स्टेट बना लिया। कितनी सफलता तो इनको मिल ही गई, एक बड़ी सफलता थी, लेकिन युद्ध नहीं जीते थे, ध्यान रखिएगा। ये था द्वितीय अफगान युद्ध। कब हुआ? 1878 में।
42 वाले में तो बहुत बुरी तरह, 39 से 42 में मुंह के खाए थे। और इतनी बड़ी बेइज्जती समकालीन विश्व में अंग्रेजों की कभी हुई नहीं थी। अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति हुआ करते थे, लेकिन अफगानिस्तान ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। अब तक हमारी क्या बात हो चुकी है? हमने आपसे बात कर ली है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की, और सिंध की, कि सिंध का विलय कैसे होता है। तो आइए इतनी की पहले पीपीटी देख लेते हैं, क्या क्या मैटर है जो हमको दिया गया है, देख लें कि आपको क्या जानना था, उसने हमने डिस्कस किया कि नहीं। चलिए, सबसे पहले हमने आपसे बात की आंग्ल अफगान युद्ध की। दो आंग्ल अफगान युद्ध में हैं। पहला हुआ था 1839 से लेकर 42 के बीच में। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ऑकलैंड का समय हुआ करता था। ऑकलैंड था प्रथम में, और बुरी तरह से अंग्रेजों की यहाँ पे पराजय होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर आक्रमणीयता की नीति लागू करते हैं, आक्रमणीयता नीति का पालन करते हैं। और ये थी प्रथम की कहानी। ये था 1839 से लेकर 42 के बीच में। उसके बाद दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध की क्या कहानी है? इस बार अंग्रेजों की भी जो युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी सफलता तो उन्हें हाथ नहीं लगी, लेकिन काबुल में ब्रिटिश दूतावास उन्हें खोलने में सफलता प्राप्त कर ली, और एक ट्रीटी की, काबुल की संधि एक हुई, जिसमें कहा गया कि आज से अफगानी रूस का साथ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं देंगे, कि अगर रूस के खिलाफ हमारा युद्ध हो रहा है तो आप रूस का साथ, रसिया का साथ नहीं देंगे। ये एक ट्रीटी हुई और वो उन्होंने मान लिया कि चलिए ठीक है, हम रूस का साथ नहीं देंगे, हमारा कोई हित रूस से नहीं है। इससे क्या हुआ? जो साम्यवाद था, साम्यवाद की जो डर इनको रातों दिन सता रही थी, उससे वो बच गए। लेकिन नेपोलियन से नहीं बचे हैं, साम्यवाद से बचे हैं। अच्छा, एक चीज और जान लें कि कारण क्या थे। कारण की भी हमने आपसे चर्चा की थी, बताया था कि रूसी हमले का डर इनको था और नेपोलियन का आक्रमण। अच्छा, और क्या नीति थी? और ये जब वो बफर स्टेट बना लेंगे तो उनके लिए सुरक्षा हो जाएगी। एक की और जो दिया गया रणनीतिक महत्व, एक स्ट्रेटेजिक लीड कर जाएंगे ये थी इस युद्ध का कारण। इसी वजह से उन्हें युद्ध किया कि लाभ लेना चाहते थे इसका। जो ये बफर स्टेट था, ये किनके बीच था? भारत और रूस के बीच। कौन था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ था? भारत और रूस के बीच एक बफर स्टेट था, और उसी से वैज्ञानिक सीमा उसकी बन रही थी। और इसका क्या महत्व है? आप देखेंगे मध्य एशिया में व्यापार में अफगानिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। मैप में अगर आपको हम दिखा दें तो आप देखिए ये चीज। अच्छा, इस मैप में आइए, दूसरे वाले में तो शायद अच्छा दिखे। ये देखिए, ये आपको हिस्सा मिलेगा मध्य एशिया वाला, ये हिस्सा आपको मिलेगा मध्य एशिया वाला। और जो मध्य एशिया में आप हिस्सा देख रहे हैं, अच्छा हटा के दिखाते हैं, ये देखिए, ये मध्य एशिया है। मध्य एशिया में हमने राज्यों को दिखाया था। जब अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच होगी तो यहाँ पे हमारा ट्रेड करना बड़ा ही आसान होगा। कौन कौन से राज्य मध्य एशिया में थे? 5 राज्य, 5 देश थे। कौन कौन? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 हमने आपको बताए थे। आइए, आपको मैप में देखना हो तो एक बार मैप में उन 5 को देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये 5 हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये हैं 5। ये 5 क्या है? ये मध्य एशिया के देश थे। और अफगानिस्तान तक हमारी जब पहुंच हो जाएगी, क्योंकि ये भारत यहाँ तक तो है, और यहाँ से हम मध्य एशिया तक हमारी पहुंच हो जाएगी, और सामरिक स्थिति भी, ये फायदा उनको मिला। तो यहाँ तक हमने आपसे बात की थी। इसके बाद सिंध का विलय। हमने आपको बताया कि जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा था, एंग्लो अफगान युद्ध, तो इस समय अंग्रेज बहुत बुरी तरह से हारे थे। समय था 1839 से लेकर 42 के बीच का। 43 में जैसे वापस आ रहे थे, उन्होंने पूरा गुस्सा सिंध पे निकाला। सिंध के अमीर जो थे अंग्रेजों के मित्र हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निकाला गुस्सा। भाई गुस्सा निकाला तो कोई बात नहीं, किसी आने बिल्ली खंभा नोचे। और ये समय था एलनबरो का, और यहाँ पर जो लीड करके जिसने विलय कराया था उसका नाम था चार्ल्स नेपियर। इतनी बातें हमने आपको बताई। कारण क्या था? जो प्रथम अफगान युद्ध था उससे मिली हार की भरपाई करना चाहते थे। रूसी हमले के प्रति सामरिक महत्व रखना चाहते थे, जिसकी हम चर्चा पूरी वीडियो में हम किया।
राजस्व की लालच, नदियों का उपजाऊ क्षेत्र था, वो चाहते ज़्यादा कमाया जाए। इतनी बातें तो हमने आपको बता ही दी थी, कोई चीज़ छूटा नहीं था। आगे चलिए, अब हमारी आपसे बात होगी सिंध के विलय के बाद। अब पंजाब की विलय कराते हैं कि पंजाब की विलय कैसे हो रही है। अच्छा, पंजाब के विलय के पहले थोड़ी सी आपको हम बैकग्राउंड में फिर ले जाना चाहेंगे। आज तो बैकग्राउंड में बहुत जा रहे हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, एक दिन ब्रेक था। हम जब आपको मिडवल इंडिया पढ़ा रहे थे, मध्यकालीन भारत, तो हमने आपको बताया था जितने सिख धर्म के 10 गुरु थे उनकी एक लिस्ट दी थी। उसमें जब 10 गुरु गोविंद साहब हुए, गुरु गोविंद सिंह, इनकी जब मृत्यु होती है तो इनका एक शिष्य था जिसका नाम था बंदा बहादुर। ये सब बात हम बता चुके हैं। बंदा बहादुर 1716 में बंदा बहादुर को फर्रुखसिंह मरवा देता है, उनकी हत्या करवा देता है। उसके बाद क्या होता है, जब बंदा फर्रुखसिंह के द्वारा बंदा बहादुर को मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, तो इसका लीडर कई भागों में आते हैं, कई क्षेत्र छोटे छोटे लोग करते हैं। इसी में एक लीडर आगे चल के होता है जस्सा सिंह, नाम है जस्सा सिंह। इसने जो दल खालसा था, जो लड़ाकू दल हुआ करता था, उसको 12 मिसल में डिवाइड कर दिया। मिसल मतलब सरदारों का समूह होता है, तो 12 सरदारों में बांट दिया, मिसलों में बांट दिया। इसमें से कुछ मिसल आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनके नाम जानना केवल महत्वपूर्ण है और ज़्यादा जानना उसके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है। आगे जो चर्चा होगी हम बताएंगे। जो सबसे 12 मिसलों में सबसे मजबूत जो मिसल था उसका नाम था भंगी मिसल। ये सबसे मजबूत था, सबसे लड़ाकू था, शक्ति में संपन्न था, सैन्य में संपन्न था। लेकिन एक मिसल और आगे चल के काफी खबरों में रहेगा, जिसका नाम था सुकर चकिया। सुकर चकिया मिशन, ये दोनों बड़े ही न्यूज में रहेंगे आगे चल के। अब देखिए, सुकर चकिया जो मिशन था, इसका क्षेत्र कौन सा था? इसका क्षेत्र हुआ करता था जो रावी और चिनाब नदी है। आप देख रहे हैं सतलज है, ये आपका ब्यास है, ये रावी है और ये चिनाब है। तो जो रावी और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र मिला था वो क्षेत्र था इसी मिशन का। किसका? सुकर चकिया का। ये मिशन हुआ करता था, इस क्षेत्र में शासन कर रहा था। और इसी मिशन को, इसी को आधुनिक पंजाब का जन्मदाता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। आधुनिक पंजाब का जन्मदाता इसी मिसल को कहते हैं और इसी मिसल से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, इस मिसल के लीडर या इस मिसल की शुरुआत करने वाले नहीं हैं, संबंधित हैं, रिलेटेड हैं रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह इसी मिसल से संबंधित है। अब राजा रणजीत सिंह की आप इमेज देख रहे हैं, ये है राजा रणजीत सिंह। इनके जन्म की बात बता दें, इनका जन्म हुआ था 1780 में और इनके जो पिताजी थे, इनका नाम था माह सिंह। माह सिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 में, यानी तब जब रणजीत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। लेकिन जो जिम्मेदारी 12 वर्ष में इन्होंने उठाई, वो इन्हें इतिहास में एक महान के नाम से दर्ज कराता है। इन्होंने पूरे अपने मिसल को, जो मिसल था, संगठित किया, दूसरे मिसलों से अच्छे संबंध बनाए और साथ ही साथ जो सबसे मजबूत मिसल था भंगी मिसल, उसका जो क्षेत्र हुआ करता था लाहौर, अमृतसर, ये सब बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, उनसे लाहौर को छीना। उससे लाहौर वाला क्षेत्र इन्होंने छीन लिया। और कौन छीना? अमृतसर का। ये दोनों क्षेत्र उनसे छीन कर और जो लाहौर था उसे सुकर चकिया मिशन की राजधानी बना दिया। कौन कर रहा है ये सब काम? ये सब काम कर रहे हैं रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें स्पष्ट। अब इसके बाद एक चीज और यहाँ जानना आपके लिए है
वो क्या है कि जो शाह सूजा एक अफगानी शासक था, जो अफगान, आप देखिए इसके बगल में सटा हुआ अफगान वाला हिस्सा था, एक अफगानी शासक था शाह सूजा। इसके पहले आपको हमने बताया था कि जो कोहिनूर हीरा था उसे अहमद शाह अब्दाली लेके चला गया, लेकिन यहां तक की बात हमने जरूर बताई थी। इसके बाद क्या हुआ, ये जो शाह सूजा है इसने जो कोहिनूर हीरा है वो रणजीत सिंह को देता है। शाह सूजा क्या करता है, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को देता है। अब आप देखिए रणजीत सिंह उस कोहिनूर हीरे को अपने राज दरबार में सुशोभित करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अच्छा लाहौर में जब इन्होंने जीता था तो राजधानी बनाई थी, और यहाँ पे पूछा जा सकता है उन्होंने एक तोपखाना का कारखाना खोला था, यानी तोप का कारखाना कहाँ पे, लाहौर। इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। इसके बाद अगर देखें उनके कई उत्तराधिकारी हुए जब इनकी मृत्यु हो गई, उनमें एक उत्तराधिकारी महत्वपूर्ण होता है दलीप सिंह। कहीं कहीं नाम दिलीप मिलता है, कोई बात नहीं, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। दिलीप सिंह, जो राजा दिलीप सिंह थे ये थोड़े कमजोर प्रकृति के थे, यानी इतने कमजोर थे कि जैसे राजा रणजीत सिंह हुए उतने मजबूत नहीं हुए, यानी इनके उत्तराधिकारी थोड़े कमजोर हुए। दिलीप सिंह जो थे या दलीप सिंह जो थे, ये इनके उत्तराधिकारी जितने भी हुए रणजीत सिंह के वो कमजोर हुए। और जो दिलीप सिंह हैं इन्हीं के समय, आपको इमेज दिखा दे, ये है आपके दिलीप सिंह। इन्हीं के समय अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया, और जो भारत का कोहिनूर हीरा था इससे अंग्रेजों ने छीन लिया इसी समय इनसे, और छीन कर लेकर चले गए कहाँ, ब्रिटेन। और ये आज वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि आज ये महारानी का जो मुकुट है उसको ये सुशोभित कर रहा है। ये हमारा भारत का कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था ये पूछा जा सकता है, पन्ना की खान से। महत्वपूर्ण है, ठीक है, पन्ना की खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। अब देखिए जो युद्ध होते हैं कौन, अच्छा हम दिलीप सिंह के बारे में बात कर रहे थे, हमने बताया कि कोहिनूर हीरा लेके चले गए, पंजाब का विलय इन्हीं के समय होता है। पंजाब के विलय के लिए अंग्रेजों और इनके बीच दो युद्ध होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा होता है सेकंड एंग्लो सिख वार, ठीक है। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। इसका समय क्या था, इसका समय था 1848 से बीच में लेकर 49 तक, 1848 से लेकर 1849 के बीच में। आप देखिए जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 1842 के बीच, उसके बाद एक लंबा गैप था सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध के बीच में, क्योंकि सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हमने बताया 1878 में फिर स्टार्ट हुआ। उसके बीच में ये करते हैं पंजाब विजय, उसके बीच में क्या कर रहे हैं, पंजाब के क्षेत्र को लूटपाट कर रहे हैं। एक बार आपको यहाँ से फिर से समझा देना चाहते हैं, तो ये पुराना मैप उठाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वापस आ जाएगी। ये जब अंग्रेजों ने आंग्ल अफगान युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजित खाई तो उन्हें सिंध का विजय किया, हमने आपको बताया। समय था 43 का, 1843। उसके बाद ये रुकते नहीं हैं, फिर 1845 में ये पंजाब के ऊपर भिड़ते हैं। आपको याद होगा, या हम फिर से बता दें कि जो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होगा वो 1878 में होगा। एक लंबा गैप है, इस गैप के बीच क्या अंग्रेज खाली बैठे थे? जी नहीं, इस गैप के बीच वो पंजाब का विलय कर रहे थे। पंजाब के ऊपर लड़ाई हुई थी, क्योंकि वहां से हारे थे तो जीतना आवश्यक था, कॉन्फिडेंस आना जरूरी था। तो अब वो कर क्या रहे हैं, अब वो कर रहे हैं पंजाब का विजय, ठीक है। आइए हम फिर वहीं चलते हैं जहां से हमारी बात हुई थी।
अब देखिए, अब ये कर रहे हैं, प्रथम एंग्लो वार हो रहा है, सिख वार हो रहा है कब? 1845 से लेकर 46 के बीच में। यहाँ पर पंजाब की ओर से जो लड़ रहे थे उनका नाम था दिलीप सिंह। का नाम तो क्या थे? दिलीप सिंह था, आप इमेज दिख रहे हैं। और जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग था, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे जो सिख हैं ये दिलीप सिंह पराजित होते हैं। इनके पराजय का दो महत्वपूर्ण कारण होता है, या दो लोग इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक का नाम था लाल सिंह और दूसरे का नाम था तेजा सिंह। तेजा सिंह एक जाट था। देखेंगे आप यहाँ पे कि जब इनका अटैक होता है तो ये किन्हीं कारणों से ये दोनों वापस चले जाते हैं। इनके जो पलायन होता है वापस हो जाते हैं। इसकी वजह से अंग्रेज यहाँ लीड करते हैं और ये अपने युद्ध को हार जाते हैं। ये दोनों जब तक युद्ध करते हैं बड़ी वीरता से युद्ध करते हैं और सिखों को बड़ी लीड करा रहे थे, युद्ध में विजयी करा रहे थे। लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं ये कि पूरा सिख बटालियन का हारना शुरू हो जाता है और लॉर्ड हार्डिंग विजयी होता है। और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है दोनों के बीच में जिसको हम जानते हैं लाहौर की संधि। वो कब रही है? 1846 में। क्लियर? 1846। उसके बाद ये फिर रुक करते हैं, 2 साल गैप करेंगे। अंग्रेजों का एक पैटर्न है, 1 से 1.5 साल रुकते हैं फिर वो अटैक करते हैं। होगा क्या? 1-1.5 साल रुकने के बाद फिर एक करेंगे सेकंड आंग्ल सिख वार। इसमें क्या करते हैं? इसका समय क्या है? ये है 1848 से लेकर 1849 के बीच। 46 में लाहौर की संधि हुई, 47 रुके, 48 में फिर आ गए आफत लिए हुए। देखिए होता क्या है, अभी भी पंजाब में थे दिलीप सिंह, अभी भी पंजाब में दिलीप सिंह हैं और अंग्रेजों की तरफ अब आ गए हैं डलहौजी। डलहौजी के बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे आपसे जब हम गवर्नर एक साथ कवर करेंगे। हमने एक वीडियो लेके आना है कि जो गवर्नर है उनके लेकर, चाहे कर्जन हो, चाहे हार्डिंग हो, रिपन हो, सबको लेकर उनकी विशेषताओं को लेकर वीडियो हम बनाएंगे, जिससे चीज़ें गवर्नर से भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। कौन प्रथम गवर्नर था, कौन प्रथम वायसराय था, इसकी योगदान था, 1857 क्रांति किसके काल में हुई थी, प्लासी के समय कौन था, ये सब चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं। ये सब चीज़ों को लेकर हम आएंगे। थोड़ा सा हिंट दे दें आपको, प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। और आप देखेंगे कि जो बक्सर होता है वो विंसीटाट उस समय हुआ करता था। इलाहाबाद की संधि के लिए फिर लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाता है। और ऐसी चीज़ें हम आपको वहाँ पे बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन था, हम बताएंगे आपको ये चीज़ें डिटेल में, ठीक है। वायसराय कौन था, जब आप कवर करेंगे सब चीज़ें तो आपको बताएंगे। अब देखिए जो डलहौजी था इस समय वो लीड कर रहा था कौन? सेकंड एंग्लो सिख वार को। और दूसरी तरफ थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह इस समय पराजित होते हैं फाइनली, अंतिम रूप से। और जो डलहौजी की विस्तारवादी नीति थी ये संधि नहीं करके बल्कि पूरा विलय कर लेता है पंजाब का अपने ब्रिटिश क्षेत्र में। डलहौजी की नीति को लेकर, उसकी विचारधाराओं को लेकर हम बात करेंगे, उसकी योगदान को लेकर बात करेंगे क्या योगदान है। तो वो भारत में पूरा विलय कर लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों में मर्ज हो जाता है जो पंजाब का हिस्सा था। तो ये थी कहानी आपके पंजाब के विलय की। अब पंजाब विलय हो चुका है, अब सिंध विलय हो चुका है, अफगान विलय हो चुका है। अब तक मराठा, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मुगल सब कुछ समाप्त कर दिया है अंग्रेजों ने। अब जितनी उसकी विस्तार करनी थी उसने विस्तार कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी ही आज की वीडियो में। आइए हम पीपीटी देखते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे क्या बात करेंगे इसकी भी आपसे हम चर्चा करते हैं। जितने 1773 के पहले जितने गवर्नर हैं इनकी हम आपसे चर्चा करेंगे, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव हो। हाँ, जो महत्वपूर्ण है केवल टू दी पॉइंट उसी। उसके बाद जो डायरकी आई थी, जो द्वैत शासन आया था, उसके बीच कौन कौन से गवर्नर हैं उनकी हम बात करेंगे।
मुख्यतः 4 गवर्नर उसके बीच में रहते हैं, मुख्यतः नहीं ओवरऑल 4 रहते हैं। क्लाइव, बेरेलाफ्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग, ये 4 रहते हैं। इनकी हम चारों की बात करेंगे आप। उसके बाद उसी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जितने जो प्रथम कौन है, कौन पहला वायसराय हुआ, कौन पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, कौन पहला गवर्नर जनरल ऑफ भारत का होता है, इंडिया हुआ, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो आइए पीपीटी देखते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए आ जाइए। पंजाब की विजय में हमने आपको कुछ चीज़ें आपको रिपीट करवाई थी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जिम्मा लेता है। 1716 में फर्रुखसिंह द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करा दी जाती है। फिर आगे चलकर जस्सा सिंह अहलिया ने जो आते हैं, वो जो खालसा दल था, उस दल को 12 मिसलों में डिवाइड कर देता है। उसमें 2 हैं, एक भंगी मिसल और एक सुकर चकिया मिसल, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सुकर चकिया जो मिशन था, अच्छा भंगी मिसल का क्षेत्र लाहौर वाला हुआ करता था और सुकर चकिया का क्षेत्र चिनाब और रावी के बीच में था। अब देखें, और जो ये मिसल सुकर चकिया है, इसी से रणजीत सिंह इसी से संबंधित है, जो 1792 से लेकर 1839 तक इनका शासन होता है। अब इनके पिता मान सिंह थे। भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर जीत लेते हैं और लाहौर को राजधानी बना लेते हैं। इतनी बातें हमने आपको बताई। अफगान शासक शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा वापस कर देता है। अब एक चीज, और इसके जो उत्तराधिकारी हुए आगे चल के दिलीप सिंह हो रहे हैं। आपको हमने बताया कि 1792 से लेकर 1839 तक है ये, और जो आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा वो कब होगा? 45, ठीक 6 सालों में। 6 सालों के बीच उत्तराधिकारी होते हैं, कमजोर होते हैं। एक जो सबसे जो अंतिम में आते हैं, जिनका नाम था दलीप सिंह या दिलीप सिंह, इनसे कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने छीन लिया और ब्रिटेन ले गए, जो महारानी के मुकुट को सुशोभित कर रहा है। इन्हीं के समय अंग्रेजों ने पंजाब का विलय भी कर लिया, 2 युद्ध किया। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ से हमने आपको तक नहीं बताई, वो यहाँ पर लिखी हुई है ब्लॉक में। क्या है? अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को राजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा किसने दी थी? अंग्रेज इनको हराए थे प्रथम युद्ध में जब, तो उन्होंने उन्हें राजा करके पुकारा था कि आप तो राजा हैं। लेकिन उसी समय लाहौर की संधि के बाद, ठीक 1 साल बाद 1848 में 47 रुकने के बाद 46 में संधि होती है, 48 में सेकंड एंग्लो सिख युद्ध होता है, वार होता है। उसके बाद ही पूरी तरह से विलय कर लेते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि 2 युद्ध हुए, कौन कौन सा? पहला प्रथम आंग्ल, जिसमें दिलीप सिंह थे और लॉर्ड हार्डिंग था। होता क्या है? सिख पराजित होते हैं, लाहौर की संधि होती है, अभी हमने तुरंत बात की। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 के बीच में। यहाँ पंजाब में फिर दिलीप सिंह है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर इस बार बदल गया है। इस बार लॉर्ड डलहौजी है, जो प्रकृति से बड़ा ही विस्तारवादी है और विलय करने में विश्वास करता है, वो साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करता है। इसलिए आप देखेंगे उसने कोई संधि न करके पूरी तरह से जो पंजाब का हिस्सा है उसका विलय कर लेता है। क्योंकि सिख थे, उन्हें पराजित करने का बस इंतजार कर रहा था और ये इनके कारण उसने विलय कर लिया। अब देखेंगे अवध के संबंध में भी, अवध का भी विलय करता है, जबकि अवध उसका मित्र बन चुका है बहुत पहले से। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए हमें आज्ञा। लेकिन इसके लिए आपके पास भी एक वर्क है। हमने टोटल लगभग 44-43 मिनट का वीडियो लेकर आए, लेकिन आपके लिए भी कुछ है। समय आपको बता दें कि 9:45 हो चुके हैं हमारे घड़ी में, 46 होने की कगार पर है। क्योंकि अब देखिए, जो आपको क्या करना है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। इससे क्या होगा? इससे हमारा दोस्तों प्रोत्साहन बढ़ेगा। एक ही बात हम आपसे बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पे जो व्यूअर हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। अगर कम होंगे तो हम हतोत्साहित होंगे। हो सकता है कि हम वीडियो बनाना भी बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जिस फ्रिक्वेंटली हम वीडियो लेके आ रहे हैं पर डे, ये भी हो सकता है कुछ इसके अलावा अदर प्लान लेके आए हैं। लेकिन अभी तो हमारा उत्साह इतना है कि हम पर डे लेके आएंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए और हमें विश्वास है कि आप लोग पूरा साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर। रमेश चंद्र को दीजिए आज्ञा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।